अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है 7th लेक्चर है बैंक रिकन्सिलिएशंस और कैश बुक के हवाले से है। इसको देखते हैं ज़रा। दरअसल कैश बुक क्या होती है और पासबुक क्या होती है, पहले ये देख लेते हैं। कस्टमर के पास हमेशा जो होता है वो कैश बुक होती है, कुछ इस किस्म की। डेबिट साइड होती है, इसमें कैश और बैंक के कॉलम होते हैं। क्रेडिट साइड पर भी कैश और बैंक के कॉलम होते हैं। ठीक है, जब भी ओनर ऑफ द बिज़नेस के पास कैश आता है, उसको डेबिट साइड पर कैश वाले कॉलम में लिखता है। जब भी कैश जाता है तो क्रेडिट साइड पर लिखता है। और जब भी बैंक में कैश आता है तो उसको डेबिट साइड पर लिखता है बैंक वाले कॉलम में। और जब से बैंक से कैश जाता है तो उसको क्रेडिट साइड पर लिखता है बैंक वाले कॉलम में। ठीक है जी। तो एंड पर उसका कैश का जो इन हुआ है, कैश उसके पास जो आया है, उसमें से कैश का जो आउटसाइड क्रेडिट साइड वाला बैलेंस माइनस करते हैं तो कैश एट इन हैंड आ जाता है, जो उसके पास ऑफिस में कैश पड़ा है। और इसी तरह से जब बैंक की डेबिट साइड का टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड माइनस करते हैं, तो फिर कैश एट बैंक आ जाता है। दरअसल ये रिकॉर्ड कौन बना रहा है? कस्टमर। कस्टमर को ये जो कैश बुक होती है ये बताती है उसके बाद फिज़िकली कैश, ऑफिस में कैश कितना है और बैंक में कैश कितना है। दरअसल ये जो ऑफिस में कैश पड़ा है, ये कैश उसके पास फिज़िकली मौजूद होता है और उसका वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है। लेकिन ये जो बैंक का कैश है ना, ये पड़ा तो बैंक में है, लेकिन ये उसका रिकॉर्ड बना रहा होता है। सम टाइम इस जो बैंक का रिकॉर्ड है, ठीक है, इसके मुताबिक जो इसने जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है अपनी कैश बुक में, बैंक का रिकॉर्ड मेंटेन किया है, इसके मुताबिक इसका बैलेंस फॉर एग्जांपल है 50,000 और यह बैंक से में फ़ोन करके कंफर्म करता है कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है, तो उसको वो फॉर एग्जांपल वो कह देते हैं कि तुम्हारा बैलेंस 40,000 है। ठीक है, तो ये फ़र्क आ गया। अब कैश पड़ा बैंक में है, रिकॉर्ड इसने मेंटेन किया हुआ है। इसका मतलब रिकॉर्ड बैंक भी तो मेंटेन करता है ना। बैंक ऐसे मुंह उठा के तो पैसे नहीं रखी जाता कस्टमर के, बैंक भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। तो बैंक जहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है वो होती है पासबुक। कस्टमर जहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है अपना बैंक का, वो होती है कैश बुक। कैश बुक में और पासबुक में फ़र्क आ जाता है। उस फ़र्क को रिकंसाइल करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। दरअसल अब ये इसमें कुछ रीज़न होती हैं जिसकी वजह से फ़र्क आता है। वो रीज़न देखते हैं वो कौन कौन सी ये रीज़न हैं। सबसे पहले आ जाता है, रीज़न हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है, चेक इशूड बट नॉट कैश। ये कब होते हैं? अदायगी के वक्त, जब हमने पेमेंट करनी होती है। क्या करनी होती है? पेमेंट करनी होती है, जब हमने अदायगी करनी होती है। तो क्या होता है वो देखते हैं। कैश बुक और पासबुक को देखते हैं। ठीक है, कैश बुक हमारे पास है, कस्टमर के पास होती है, और पासबुक बैंक के पास होती है जिसमें उसने बैंक का रिकॉर्ड रखा था। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है कि जब हमने किसी को पैसे देने होते हैं, ठीक है, उसको ज़ाहिर हम चेक इशू करते हैं। चेक इशू करने के बाद हमारे बैंक बैलेंस में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ज़ाहिर आप ये सोच के चेक देते हैं ना, आपको बैंक में पैसे पड़े हैं, आपने किसी के पैसे देने हैं, आप उसको चेक दिया। अब आपने जब उसको चेक दिया है तो क्या होगा? तो आपके बैंक बैलेंस में क्या आएगी? कमी आएगी। तो आपके पास जो रिकॉर्ड होता है ना कैश बुक का, आप फ़ौरन अपने बैंक बैलेंस में कमी कर देते हैं, इधर माइनस कर देता हूँ। लेकिन जिसको आप चेक देते हैं, एक चेक अपनी ओरिजिनल डेट के बाद 6 महीने तक वैलिड है, वो बैंक काउंटर पर प्रेजेंट ही नहीं करता पैसे देने के लिए, उधर बैलेंस आपका क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इस तरह से फ़र्क आ जाता है। ठीक है, इस फ़र्क को फिर आपने रिकंसाइल करना होता है। तो ये था अनप्रेजेंटेड चेक्स की वजह से जो फ़र्क आता है। आगे एक टॉपिक देखते हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स का जो फैक्ट होता है वो डेबिट होंगे बीआरएस में।
आगे आ जाता है अनक्रेडिटेड चेक्स। अनक्रेडिटेड चेक्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं, या अनकोलेक्टेड चेक्स। अनकोलेक्टेड चेक्स क्या होते हैं या वो देख लेते हैं। अनक्रेडिटेड या कोलेक्टेड चेक्स होते हैं, ये काम होता है वसूली के वक्त आता है, रसीद के वक्त। होता ये है, हमने किसी से क्या लेने होते हैं, पैसे, ठीक है, हमने किसी से पैसे लेने हैं, हम मुझसे लेते हैं चेक। वो चेक होता है क्रॉस चेक। अब उस चेक को जाके आप बैंक काउंटर पर कैश नहीं करवा सकते, ठीक है, उसके पैसे आपके अकाउंट में ही मुंतकिल होंगे। आपने वो अपने बैंक में वो लेके चले जाते हैं उस चेक को और जाके जमा करवा देते हैं अपने अकाउंट में, ऐसे ही जैसे पैसे जमा करवाते हैं, ठीक है। अब होगा ये, जब आपने चेक जमा करवा दिया है तो बैंक 1 या 2 दिन का टाइम लेगा, वो चेक क्लियरिंग में चला जाएगा और उसके बाद पैसे खुद ब खुद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप ये प्रोसीजर करते हो, चेक जमा करवाते हो, तो आपके पास होती है कैश बुक, आप अपनी कैश बुक में फ़ौरन बैलेंस इंक्रीज़ कर देते हो, ठीक है। लेकिन कुछ ये समझ ले बैंक की मिस्टेक है या बैंक का एरर है या बैंक का टाइम लगता है, उसको 2 या 3-4 दिन या 1 हफ्ता भी लग सकता है, अभी तक पैसे कलेक्ट होके आपके अकाउंट में आते नहीं हैं, इधर बैलेंस नेगेटिव है। तो ये फ़र्क आने की वजह एक अनकोलेक्टेड चेक्स है। और अनकोलेक्टेड चेक्स या अनक्रेडिटेड चेक्स जो है ना, इफेक्ट के हिसाब से क्रेडिट होंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है और एक्सपेंसेस वगैरह हैं कि बैंक मुख्तलिफ़ किस्म के चार्जेस वगैरह काट लेता है हमारे अकाउंट से, ठीक है, या आपने मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज अवेल की होती हैं बैंक से, तो बैंक उसके चार्जेस काट देता है। तो जब भी बैंक से चार्जेस कटते हैं, तो ये कैश बुक है या पासबुक है, तो आपके चार्जेस जो कटते हैं, आपकी पासबुक में बैलेंस कम हो जाता है, आपको पता ही नहीं होता कि चार्जेस कट गए हैं, ठीक है। तो ये भी एक वजह है फ़र्क आने की। बाज़ दफ़ा हमने को बैंक इंटरेस्ट दे देता है, इंटरेस्ट वगैरह, तो उस सूरत में आपका कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, अब सॉरी, बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो जाता है पासबुक में, बैंक के पास पासबुक होती है, हमें पता ही नहीं होता। एक ये भी फ़र्क आने की वजह है कि बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, हमें पता ही नहीं होता, हमारा बैलेंस वो इंक्रीज़ कर देता है, और ये जो इधर कैश बुक में हमें पता ही नहीं है, हमारे तरफ से बैलेंस डिक्रीज़ होता है। और एक सम टाइम हमने ना अपनी इनकम कलेक्शन करने के लिए सोर्सेज जो है ना वो बैंक को बनाया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे रेंट पर कुछ प्रॉपर्टी है, मैंने कुछ लोगों को रेंट पे दी हुई है। अब मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, मैंने उसका रेंट कलेक्ट करना है। अब उस रेंट को कलेक्ट करने के लिए मैं खुद नहीं जाऊँगा, मैंने अपने बैंक की ड्यूटी लगाई हुई है, उसका नुमाइंदा जाता है हर मेरी जगह से, बैंक कलेक्शन करता है मेरे रेंट की और ला के मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है, और बैंक इस बात के सर्विस चार्जेस मुझसे चार्ज करता है। अब ये इंस्ट्रक्शन मैंने बैंक को दी हुई है कि तुमने जाना है, और बैंक इस बात के सर्विस चार्जेस भी चार्ज करेगा। अब बैंक क्या करता है, वो कलेक्ट करता है, ठीक है, और कलेक्ट करके ला के आपने अकाउंट को डिपॉजिट कर देता है। जब वो डिपॉजिट करता है तो ये इंस्ट्रक्शन दे के आप भूल गए हुए हैं, इधर पासबुक में तो बैलेंस इंक्रीज़ हो जाता है, इधर बैलेंस कम है, ठीक है। अब इसमें ये जो हमारी मिस्टेक्स हैं या बैंक की मिस्टेक्स हैं, इसको रिकंसाइल करने के लिए एक स्टेटमेंट बनती है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन अब ये ज़रा ना थोड़ा सा बैलेंस जो है ना वो आपका एडवांस लेवल आ गया हुआ है, अब वो आपको ना रिवाइज कैश बुक भी बनाने के लिए कहता है। रिवाइज कैश बुक क्या है, पहले अब वो देख लेते हैं। रिवाइज कैश बुक दरअसल बैंक का बैलेंस जो होता है वो आपने 3 कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक में बैंक का बैलेंस उठाने हैं। बैंक के जो भी बैलेंस दिखता है वो आपने उठाना है, डेबिट साइड पर लिखना है, क्रेडिट साइड पर लिखना है, जो भी बैलेंस होगा वो लिख के सिर्फ बैंक वाले कॉलम का आपने बैलेंस लेना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी मिस्टेक्स हैं उसको रिकंसाइल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक ने हमें इनकम दी थी, ठीक है, इंटरेस्ट दिया था। अब इंटरेस्ट जो है हमारे लिए इनकम है, उसकी वजह से बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होगा, तो आप उसको डेबिट साइड पर लिख के बैलेंस इंक्रीज़ कर दें कि इंटरेस्ट मिला है, वो आपकी इनकम है, ठीक है। अब यहाँ बैंक ने हमारे पास से कोई चार्जेस काट लिए और बैंक राइट पर है वो चार्जेस काटने के लिए, तो उसकी वजह से बैंक बैलेंस में कमी आ गई हुई है, तो अब हम भी उसको कमी कर लेते हैं अपने बैंक बैलेंस में, उसको क्रेडिट साइड पर लिख लेते हैं,
ज़्यादा बैंक चार्जेस वगैरह, इससे बैंक में कमी आती है। जिन जिन पॉइंट्स की वजह से बैंक में इजाफा होगा वो रिवाइज कैश बुक में डेबिट साइड पर लिख लेंगे, और जिस पॉइंट से कमी आती है और वो क्रेडिट साइड पर लिख लेंगे। और ये करना हमने क्यों होता है, दरअसल जिस बात पर बैंक राइट पर है और हमारी मिस्टेक्स हैं, उनको मिस्टेक को आपने रेक्टिफाई करना है। ठीक हो गया, आपने ये काम कर लिया, ठीक है। इसके बाद अगर बैंक ने और कोई इनकम आपको अलाउ की है और आपने कहा हुआ था, वो भी आपकी डेबिट साइड पर आ जाएगी। कोई इनकम अलाउ की हुई है, आपने कहा था कलेक्ट कर देना, रेंट वगैरह कलेक्ट कर देना, कोई डिविडेंड स्टॉक एक्सचेंज से कलेक्ट कर देना। डिविडेंड होता है शेयर पर मिलने वाला प्रॉफिट। अब हमने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ से डिविडेंड आता है, उसकी कलेक्शन की जिम्मेदारी आप बैंक पर डाल दें, वो भी इनकम है। इनकम कलेक्ट करने वाले सारे पॉइंट जो है ना वो आपकी डेबिट साइड पर आ जाएंगे। हाँ, और कोई आपने एक्सपेंस अदा करने के लिए कहा है, कोई बिजली का बिल या यूटिलिटी बिल वगैरह बैंक को इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, वो एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे। एक चीज़ याद रखना, अगर बैंक ने कोई गलती के साथ हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं या निकाल दिए हैं, वो गलती बैंक की है, वो एरर बैंक है, वो रेक्टिफाई होगा उधर, ठीक है, BRS में। ये जो पॉइंट थे ये आपके रिवाइज कैश बुक में आएंगे। इसके बाद अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनकलेक्टेड चेक्स और बैंक की मिस्टेक्स जो हैं वो BRS में आएंगी। वो आपने BRS में, ठीक है, उनको शो करना है। वो आपको मैंने बता दिया हुआ है, ठीक है। अनप्रेजेंटेड चेक्स जो हैं आपके वो डेबिट हो जाएंगे, अनकलेक्टेड चेक्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो आपने कैश बुक में जो भी बैलेंस होगा वो आपने बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक ले लेना है। अगर वो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस वो लिखना है। इसके बाद आपने अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड चेक्स वगैरह जो बैंक की मिस्टेक हैं उनको ट्रीट कर लेना है। और एंड पर आपने बैलेंस एज पर कैश बुक, आपने जो पासबुक का बैलेंस है वो निकल आएगा, ठीक है। तो ज़रा आपने कैश बुक का बैलेंस लेकर चले हैं तो एंड पर जो बैलेंस होगा बैलेंस एज पर पासबुक होगा। तो इस तरह से इनकी कंक्लूजन से आपने पहले रिवाइज कैश बुक बनानी है, ठीक है, और फिर आपने जो है BRS बनानी है। पहले आपने रिवाइज कैश बुक में फैक्ट्स देखना है और फिर आपने BRS में फैक्ट करना है। तो ये सारी आपने कैलकुलेट, जो हमारी मिस्टेक्स होंगी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो रिवाइज कैश बुक में आपने रिवाइज कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद जो बैंक की मिस्टेक होंगी वो BRS में आ जाएंगी। अगर आपने कैश बुक का बैलेंस दिया है तो एंड पर आप पासबुक का बैलेंस को फाइंड करेंगे, और अगर आपने पासबुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक का बैलेंस ऐसे फाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हो तो फिर आपकी रिवाइज कैश बुक बनेगी। अगर आपने उसको बैलेंस एज पर पासबुक दिया हो, जस्ट रिकनसाइल करना है, तो सिर्फ फिर आपकी BRS ही बनेगी और एंड पर रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ही इसमें बनेगी। रिवाइज कैश बुक का नहीं बनेगी। कैश बुक का बैलेंस गिवन हो तो फिर ही रिवाइज कैश बुक बनती है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच आपका।